दोस्तों, चलिए आज सीधे डाइव इन करते हैं एक ऐसी कहानी और कॉन्सेप्ट की गहराई में जो सच में हमारी पूरी सोच को झकझोर सकती है। आज हम विश्लेषण कर रहे हैं डेविड गॉगिन्स की मशहूर किताब कांट हर्ट मी का। देखिए, ये सिर्फ एक आम किताब नहीं है, ये मानसिक मजबूती यानी मेंटल टफनेस का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। डेविड गॉगिन्स की खुद की कहानी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। एक टाइम पर वो एक ओवरवेट और परेशानियों से घिरे हुए इंसान थे जिनका फ्यूचर बिल्कुल धुंधला लग रहा था। लेकिन वहां से निकलकर उन्होंने खुद को एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नेवी सील और अल्ट्रा मैराथन रनर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि ये असंभव सा लगने वाला बदलाव आखिर हुआ कैसे। अब एक बहुत ही रिलेटेबल सवाल, क्या हम थोड़ा जल्दी हार मान लेते हैं? याद कीजिए वो रात जब किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पढ़ना हो या ऑफिस में किसी ऐसी डेडलाइन का सामना हो जो पूरी होती हुई नहीं दिखती। थकान का वो एहसास कितना असली और ओवरवेलमिंग होता है ना। एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आती है कि बस अब सब छोड़ दें और आराम करें। ये थकान और हार मान लेने की जो फीलिंग है ना, ये पूरी तरह से मानवीय है, नेचुरल है। लेकिन गॉगिन्स का मानना है कि ये थकान असल में सिर्फ एक दिमागी छलावा है। आज हम इन 5 मेन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। पहला, 40% का नियम। दूसरा, जवाबदेही का आईना। तीसरा, दिमाग को सख्त बनाना। चौथा, रोजाना अभ्यास के कदम। और आखिरी, अपनी असली क्षमता को जगाना। हमारा लक्ष्य इन कड़ी मिलिट्री फिलॉसफीज को आसान आदतों में बदलना है ताकि कोई भी इन्हें फॉलो कर सके। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 पर, 40% का नियम। गॉगिन्स की पूरी फिलॉसफी का कोर बेस सिर्फ इस एक नंबर पर टिका है, 40%। उनका मानना है कि जब हमें लगता है ना कि बस अब और नहीं हो सकता, हमने अपनी एब्सोल्यूट फिजिकल या मेंटल लिमिट टच कर ली है, तब रियलिटी में हम अपनी टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही यूज कर रहे होते हैं। क्रेजी राइट? सोचिए इस बारे में। जब लगता है कि बैटरी 0% है, तब सच्चाई ये है कि 60% फ्यूल अभी भी बचा हुआ है। ये सिंगल रूल इस पूरे परसेप्शन को ही पलट देता है कि हमारी सहन शक्ति आखिर काम कैसे करती है। देखिए, हमारा दिमाग ना एक इंजन के गवर्नर या कंट्रोलर की तरह डिजाइन किया गया है। इसका प्राइमरी काम है हमें दर्द और थकान से बचाना। तो ये दिमाग लगातार सिग्नल देता है कि मैं पूरी तरह थक चुका हूं, अब मुझे रुक जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। हकीकत में हमारे अंदर वो 60% ईंधन अभी भी रिजर्व में है। जैसे ऑफिस में दिन भर काम करने के बाद लगता है कि अब एक और ईमेल नहीं लिखा जाएगा, पर अगर खुद को थोड़ा और पुश किया जाए तो वो आखिरी टास्क भी आराम से हो जाता है। यही वो हिडन पावर है जिसे हमें अनलॉक करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है जवाबदेही का आईना, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। अब थोड़ा खुद के भीतर झांकने का वक्त है। ये जवाबदेही का आईना यूज करने का एक बड़ा ही प्रैक्टिकल तरीका है, पर इसके लिए खुद से बेहद ईमानदार होना पड़ता है। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी कमजोरियों और खामियों को बिना किसी फिल्टर के एक्सेप्ट करना। दूसरा, अपने गोल्स और उन खामियों को छोटे स्टिकी नोट्स पर लिखना। तीसरा, इन नोट्स को अपने आईने पर चिपका देना जहां रोज सुबह सबसे पहले नजर पड़ती हो। और चौथा, रोजाना बिना किसी बहाने के इनका आमना सामना करना। ये छोटी सी एक्सरसाइज हमें अपनी कमियों से भागने के बजाय उनका डटकर सामना करना सिखाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां यह है कि ये आईना एक बड़ा बेचैन करने वाला सच दिखाता है। यहां सारे बहाने, सारे एक्सक्यूजेस दम तोड़ देते हैं, क्योंकि आईने के सामने खुद से झूठ बोलना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इस एक्सरसाइज का मेन गोल यही है कि हम अपनी लाइफ का पूरा स्वामित्व या ओनरशिप लें। जब जिम्मेदारी पूरी तरह खुद पर ली जाती है तो बाहरी सिचुएशंस को दोष देना बंद हो जाता है, और जब दोष देना बंद होता है तभी असल ग्रोथ स्टार्ट होती है। चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, दिमाग को सख्त बनाना यानी कैलसिंग द माइंड। अब ये कैलसिंग द माइंड आखिर है क्या? सोचिए, जब कोई भारी वजन उठाता है या मेहनत वाला काम करता है तो हाथों पर गट्टे या कैलसिस पड़ जाते हैं ना, जो बाद में हाथों को छीलने से और दर्द से बचाते हैं। दिमाग के साथ भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगता है। इसका मतलब है जानबूझकर बार बार खुद को थोड़े डिस्कम्फर्ट या असुविधा में डालना ताकि हमारी मेंटल टफनेस बढ़े। गॉगिन्स बताते हैं कि जब हम खुद से छोटी छोटी तकलीफें झेलते हैं तो लाइफ में अचानक आने वाली बड़ी मुश्किलों के लिए एक नेचुरली स्ट्रांग शील्ड पहले से बन जाती है। इस पर गॉगिन्स का एक बहुत ही पावरफुल विचार है, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ, यानी आराम विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम हमेशा एक नर्म, आरामदायक रूटीन में रहेंगे जहां कोई चैलेंज ही ना हो, तो दिमाग कभी भी टफ नहीं बन पाएगा। इसलिए पर्सनल डेवलपमेंट और मानसिक मजबूती के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक एक्सट्रीम नेसेसिटी है।
अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, रोजाना अभ्यास के कदम, यानी डेली लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करें। अब बड़ा सवाल यह है कि एक आम इंसान इन एक्सट्रीम मिलिट्री फिलॉसफीज को अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे शामिल कर सकता है। देखिए, मेंटल टफनेस के लिए रोज 100 मील दौड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। शुरुआत बहुत छोटी आदतों से होती है, जैसे रोजाना सिर्फ 30 मिनट जल्दी उठना, एलिवेटर की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, दिन भर में कोई एक ऐसा टास्क पक्का करना जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, अपने रेगुलर वर्कआउट में बस 10% और पुश करना। और हां, सबसे जरूरी बात, अपनी छोटी छोटी जीत के साथ अपनी असफलताओं को भी लिखना, ताकि उनसे सीखा जा सके। ये सभी छोटी चीजें दिमाग पर वो जरूरी फ्रिक्शन डालती हैं। डिसिप्लिन बिल्ड करने का ये एक सीधा सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहला, एक चैलेंजिंग काम पहचानें। दूसरा, जब छोड़ने का मन करे, यानी जब वो 40% वाला दिमागी अलार्म बजे, तो उस आवाज को दबाकर थोड़ा और आगे बढ़ें। तीसरा, अपने लिए एक नया हायर बेसलाइन सेट करें। जैसे पढ़ाई करते वक्त थकान हो जाए तो किताबें बंद करने के बजाय डिसाइड करें कि बस 15 मिनट और पढ़ना है। और चौथा और आखिरी कदम है इसे रोज दोहराना। यही छोटी छोटी एफर्ट्स कंपाउंड होकर एक रॉक सॉलिड अनुशासन बनाती हैं। और अब आखिरी और पांचवा पॉइंट, असली क्षमता को जगाना, ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करना। जब इस अनकंफर्टेबल, मुश्किल अनुशासन को रोजाना निभाया जाता है, तो आखिर इसका बड़ा इनाम क्या मिलता है? यहां दो अलग तरह की मानसिकताओं का फर्क देखना जरूरी है। एक तरफ है विक्टिम मेंटालिटी, जहां बस किस्मत या हालात को दोष दिया जाता है और खुद की बनाई हदों में हम कैद रहते हैं। दूसरी तरफ है विक्टिम मेंटालिटी, जहां हर मुश्किल, हर एडवर्सिटी को एक ईंधन की तरह यूज किया जाता है और पूरी अकाउंटेबिलिटी ली जाती है। डेविड गॉगिन्स की लाइफ इस बात का जिंदा सबूत है कि जब आराम को छोड़कर डिसिप्लिन को चुना जाता है, तो ये आदत धीरे धीरे एक ऐसी अटूट ताकत में बदल जाती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यही असली विजेता बनने का रास्ता है। इस पूरे एनालिसिस के बाद एक आखिरी और बेहद जरूरी सवाल यहां रह जाता है, वो जो बचा हुआ 60% है, वो कहां इस्तेमाल होगा? हमने आज समझा कि जब लगता है कि हम पूरी तरह थक चुके हैं, तब भी 60% ताकत बाकी होती है। तो अब उस छिपी हुई अनलिमिटेड पावर का हम क्या करेंगे? ये एक ऐसी चुनौती है जो लिटरली हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है कि आगे के कदम अब कैसे उठाए जाएंगे। इस नए नजरिए के साथ आगे की कहानी अब खुद लिखनी है। उम्मीद है आज की ये चर्चा इस विकास के सफर में बहुत मददगार साबित होगी। सोचते रहिए, पुश करते रहिए और अपनी लिमिट्स को तोड़ते रहिए। क्या होगा अगर मैं कहूं कि हर बार जब सुबह अलार्म बजने पर कोई उसे स्नूज करता है या जिम जाने के बजाय सोफे पर बैठकर टीवी देखने का फैसला करता है, तो उसके दिमाग का एक हिस्सा सचमुच आकार में सिकुड़ रहा होता है? अरे बाप रे! मतलब ये कोई मुहावरा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है। अक्सर इंसान सोचता है कि आराम करने से शरीर और दिमाग को ऊर्जा मिलती है, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। हाँ, और ये कहानी इतनी चौंकाने वाली है कि ये हमारी ताकत और विल पावर की पूरी परिभाषा को पलट कर रख देती है। आमतौर पर ताकत को सिर्फ शारीरिक रूप में देखा जाता है। हाँ, जैसे कितना वजन उठाया या कितनी तेज दौड़े। एग्जैक्टली। लेकिन मानसिक ताकत, जिसे हम विल पावर कहते हैं, वो हमेशा से एक धुंधला विषय रहा है। मनोवैज्ञानिक इसे मापने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब न्यूरोसाइंस ने इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठा दिया है। यानी डीप डाइव करने जा रहे हैं। आज का हमारा मिशन कोई खोखली प्रेरणा देना या वो फील गुड बातें करना नहीं है। हाँ, वो मोटिवेशनल कोट्स वाला काम नहीं करेंगे हम। बिल्कुल। हम डेविड गॉगिन्स की फिलॉसफी का एक न्यूरोबायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक नजरिए से पोस्टमार्टम करेंगे। गॉगिन्स की कहानी कोई आम सफलता की कहानी नहीं है यार। एकदम सही बात है। मतलब एक ऐसा इंसान जो कभी 300 पाउंड का था, डिप्रेशन में डूबा हुआ था, कॉकरोच से भरे एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, जिसे बचपन के भयंकर आघात और लर्निंग डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ा। और वही इंसान आगे चलकर नेवी सील, आर्मी रेंजर और दुनिया के सबसे खतरनाक अल्ट्रा मैराथन रनर्स में से एक बन गया। हाँ, और ये सब सिर्फ कुछ प्रेरणादायक बातें सुनने से नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत कुछ है। बिल्कुल नहीं हुआ। हाल ही में जब मैं एंड्रू ह्यूबरमैन का एक इंटरव्यू सुन रही थी, जिसमें उन्होंने गॉगिन्स के साथ बातचीत की थी, तो एक बात बहुत स्पष्ट हो गई। क्या बात? गॉगिन्स जो पुसगी करते हैं ना, उसके पीछे एक बहुत ही ठोस न्यूरोबायोलॉजिकल विज्ञान है। लोग अक्सर उन्हें पागल या बहुत एक्सट्रीम मानते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि वो तो इंसानी नहीं है। राइट। लेकिन असल में उन्होंने अनजाने में ही अपने दिमाग को हैक कर लिया है।
ह्यूबरमैन ने इस बातचीत में दिमाग के एक खास हिस्से का जिक्र किया जिसे एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं। AMCC। राइट। हाँ, AMCC। यार ये AMCC वाला हिस्सा सच में दिमाग को हिला देने वाला है। मैंने जब पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। शोध बताते हैं कि यह हिस्सा हमारी इच्छा शक्ति और जीने की अदम्य इच्छा का केंद्र है। बिल्कुल। मतलब जब वैज्ञानिकों ने अलग-अलग लोगों के दिमाग को स्कैन किया तो उन्हें एक पैटर्न मिला। जो लोग मोटापे से ग्रस्त थे या जिनका जीवन बहुत आरामदायक था, उनमें ये AMCC हिस्सा आकार में काफी छोटा था। ये बहुत अहम पॉइंट है। लेकिन जब उन्हीं लोगों ने डाइट करना शुरू किया, वजन कम किया या कठिन दिनचर्या अपनाई, तो वो हिस्सा सचमुच बड़ा होने लगा। एथलीट्स में ये हिस्सा स्वाभाविक रूप से बड़ा होता है। हाँ, लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो वो है जो ह्यूबरमैन ने बताई। दुनिया में सबसे बड़ा AMCC उन लोगों का होता है जो लगातार अपने जीवन में भयंकर चुनौतियों का सामना करते हैं। और यहाँ पर एक ऐसा वैज्ञानिक पेच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं वही बता रही हूँ। ये AMCC हिस्सा केवल और केवल तभी बढ़ता है जब इंसान वो काम करता है जो वो नहीं करना चाहता। बाप रे, मतलब जो काम नापसंद है वही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये इसका सबसे कड़वा सच है। मान लीजिए कोई इंसान रोज सुबह उठकर बर्फ के ठंडे पानी से नहाता है, जिसे आइस बाथ कहते हैं। शुरुआत में उसे ये बहुत बुरा लगेगा। उसका दिमाग चीखेगा कि ये मत करो यार। हाँ, शुरुआत में तो जान निकल जाती ठंडे पानी में। राइट। उस समय उसका AMCC बढ़ रहा होता है। लेकिन कुछ महीनों बाद जब शरीर को उस आइस बाथ की आदत पड़ जाती है और इंसान को उसमें मजा आने लगता है, तब वो हिस्सा बढ़ना रुक जाता है। अरे वाह, मतलब जब मजा आने लगा तो ग्रोथ बंद। बिल्कुल। और अगर चुनौतियां लेना बंद कर दिया जाए तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण ये हिस्सा वापस सिकुड़ने लगता है। आराम इस हिस्से का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अगर मैं सोचूं और इसे एक आसान रूपक में समझें, तो ये AMCC एक ऐसी रहस्यमयी बैटरी की तरह है जो केवल तभी चार्ज होती है जब हमें उसे चार्ज करने की प्रक्रिया से सख्त नफरत होती है। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण दिया आपने। मतलब जैसे ही उस काम में मजा आने लगता है, बैटरी ड्रेन होने लगती है। इसका सीधा सा मतलब है कि गॉगिन्स का पूरा जीवन इसी घर्षण या फ्रिक्शन को खोजने पर आधारित है। हाँ, वो ऑल स्टिक नो कैरेट के सिद्धांत पर चलते हैं, यानी सिर्फ सजा और कोई इनाम नहीं। इसे गॉगिन्स की दिनचर्या से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। वो आज भी रोजाना घंटों पढ़ाई करते हैं ताकि वो एक पैरामेडिक बन सकें। और उन्हें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है ना? हाँ, उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण उन्हें एक ही पन्ने को बार बार लिखना पड़ता है ताकि वो याद हो सके। उनके लिए कुर्सी पर बैठकर पढ़ना किसी भी शारीरिक दर्द या अल्ट्रा मैराथन से ज्यादा भयानक और उबाऊ है। लेकिन वे जानबूझकर इसे करते हैं। एग्जैक्टली वे उस दर्द को खोजते हैं जिससे उनका दिमाग भागना चाहता है, ताकि उनका MMCC लगातार बढ़ता रहे। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक इंसान इस दर्दनाक रास्ते पर चलने की शुरुआत आखिर करता कैसे है? इस फ्रिक्शन की शुरुआत कहाँ से होती है? स्रोत सामग्री के अनुसार इस यात्रा का पहला कदम है अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी जवाबदेही का शीशा। ये खुद से बोला गया वो कड़वा सच है जिससे हम सब भागते हैं। हाँ, अकाउंटेबिलिटी मिरर का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रूर है लेकिन बेहद प्रभावी है। इसमें इंसान अपनी सारी कमियों, अपनी असुरक्षाओं और अपनी वास्तविक स्थिति को बिना किसी फिल्टर के स्टिकी नोट्स पर लिखकर अपने शीशे पर चिपकाता है। मतलब कोई शुगर कोटिंग नहीं? कोई शुगर कोटिंग नहीं। अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है तो वो शीशे पर मैं मोटा हूं लिखेगा। अगर किसी को पढ़ने में समस्या है तो वो लिखेगा कि मैं अनपढ़ हूं। उफ, ये तो बहुत सीधा वार है। हाँ, ये अपने आप से झूठ बोलना बंद करने और उस नंगी वास्तविकता को स्वीकार करने का एक तरीका है। हम अक्सर अपनी कमियों को किस्मत या हालात का नाम देकर छुपा लेते हैं ना? बिल्कुल यार, मुझे याद आ रहा है एक नॉन फिक्शन बुक क्लब की ऑनलाइन चर्चा हम पढ़ रहे थे। उसमें किसी ने अपना अनुभव साझा किया था। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उस व्यक्ति ने जब ये शीशे वाला तरीका अपनाया तो उसे एक बहुत भयानक बात का एहसास हुआ, जिसे वो सालों से अपनी बुरी किस्मत या खराब परिस्थितियां समझ रहा था। वो असल में उसका मुश्किल कामों और कठिन बातचीत से भागने का एक सुविधाजनक बहाना था। इंसान खुद को ही बेवकूफ बनाता रहता है। हाँ, और यहीं से द गवर्नर और 40% का नियम सामने आता है। हमारा दिमाग
एक कार के गवर्नर की तरह काम करता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कार के इंजन में एक गवर्नर लगा होता है जो गाड़ी को उसकी अधिकतम स्पीड तक पहुंचने से रोकता है ताकि इंजन सुरक्षित रहे और फटे नहीं। सही बात है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। जब किसी इंसान को लगता है कि वो पूरी तरह से थक चुका है, उसके पैर अब एक कदम और नहीं चल सकते और उसका दिमाग हार मान चुका है, तो गॉगिन्स के अनुसार वो इंसान अपनी असल क्षमता के केवल 40% तक ही पहुंचा होता है। सिर्फ 40%? मतलब बाकी का 60% बचा हुआ है। हाँ, बाकी का 60% हिस्सा हमारी पहुंच से बाहर रहता है क्योंकि हमारा दिमाग हमें दर्द और असुविधा से बचाना चाहता है। वो सेफ खेलना चाहता है। इसी बात को समझाने के लिए डॉक्टर पॉल कॉन्टी ने ह्यूबरमैन के पॉडकास्ट में एक बहुत ही शानदार बात कही थी। मैं सुन रहा था तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने अचेतन मन यानी हमारे अनकॉन्शियस माइंड की तुलना एक सुपर कंप्यूटर से की है। अच्छा, सुपर कंप्यूटर वाला एनालॉजी। हाँ, इस सुपर कंप्यूटर के अंदर कुछ डर्टी कपबोर्ड्स होते हैं, यानी गंदे अलमारियों जैसे अंधेरे कोने। इन अलमारियों में हमारे जीवन के सबसे डरावने सच, पुराने आघात और असुरक्षाएं छिपी होती हैं। आम लोग इन अलमारियों को खोलने से डरते हैं। और इसे अगर हम कंप्यूटर की भाषा में ही समझें तो जब तक इंसान इन गंदे अलमारियों को साफ नहीं करती, मेरा मतलब है करता, तब तक उसके दिमाग की बहुत सारी रैम या प्रोसेसिंग पावर बैकग्राउंड में इन छुपे हुए डरों को दबाने में खर्च होती रहती है। बैकग्राउंड ऐप्स की तरफ बैटरी खाती रहती है। एग्जैक्टली। इससे इंसान की मानसिक क्षमता कम हो जाती है। गॉगिन्स रोज सुबह उठकर इन गंदे अलमारियों की सफाई करते हैं, यानी अपने सबसे गहरे डरों का सामना करते हैं ताकि उनके दिमाग की पूरी बैंडविड्थ उनके वर्तमान लक्ष्य पर केंद्रित हो सके। लेकिन यार, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी वैचारिक उलझन हो रही है। मतलब आधुनिक मनोविज्ञान और आज का समझ तो कुछ और ही सिखाता है। आप किस बारे में सोच रहे हैं? आजकल हर जगह सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दया और प्रेम भाव रखने की बात होती है। क्या खुद को आईने में देखकर इतनी कड़वी, बेबाक और नकारात्मक बातें बोलना मनोवैज्ञानिक रूप से अनहेल्दी नहीं है? बहुत से लोग यही तर्क देते हैं। मतलब खुद को बेवकूफ या आलसी कहना तो इंसान के आत्मविश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। क्या ये एक टॉक्सिक तरीका नहीं है? ये बहुत ही जायज सवाल है और अक्सर लोग गॉगिन्स की आलोचना इसी आधार पर करते हैं। लेकिन यहाँ गॉगिन्स का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो क्या सोचते हैं इस बारे में? उनका मानना है कि असली जीत से पहले सही तरीके से हारना सीखना बहुत जरूरी है। ये जो झूठी तसल्ली और दया की भावना होती है ना, वो अक्सर इंसान को उसी आरामदायक बीमारी में धकेल देती है जहां से वो निकलना चाहता है। झूठा दिलासा देना। हाँ, जब इंसान 300 पाउंड का हो और हर दिन खुद को बर्बाद कर रहा हो, तब तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो जैसी बातें उसके लिए मीठे जहर का काम करती हैं। गॉगिन्स मानते हैं कि ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी इंसान को कभी बदलने नहीं देती। तो मतलब कड़वी सच्चाई ही इलाज है। बिल्कुल। विकास के लिए अपनी कमियों का बिना किसी फिल्टर के सामना करना ही पहली सीढ़ी है। ये वो कड़वी दवा है जिसे पिए बिना बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। यार, ये बात सच में सोचने पे मजबूर करती है कि शायद हमारी सेल्फ केयर की परिभाषा बहुत ज्यादा आरामदायक हो गई है। बहुत ज्यादा। तो चलिए मान लेते हैं कि किसी ने सच्चाई का सामना कर लिया। अब इस रोजाना की जंग को लड़ने के लिए कुछ मानसिक हथियारों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रेरणा तो 2 दिन में खत्म हो जाती है। हाँ, मोटिवेशन बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो स्रोत सामग्री में 2 बहुत ही मजबूत हथियारों का जिक्र है। एक है कॉलिस्ट माइंड और दूसरा है कुकी जार। कॉलिस्ट माइंड को शारीरिक उदाहरण से समझना सबसे आसान है। इसका सीधा सा अर्थ है अपने दिमाग की त्वचा को कठोर बनाना। जैसे हाथों में घट्टे पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। जब कोई इंसान लगातार कुल्हाड़ी चलाता है या जिम में भारी वजन उठाता है तो उसके हाथों पर कैलस पड़ जाते हैं, यानी त्वचा कठोर हो जाती है। ये कठोर त्वचा हाथों को और अधिक कटने छिलने से बचाती है। गॉगिन्स कहते हैं कि हमें अपने दिमाग के साथ भी यही करना चाहिए। मतलब रोजाना जानबूझकर ऐसी चीजें करनी चाहिए जो हमें असुविधाजनक लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे ठंडे पानी से नहाना, सुबह 5 बजे उठना, या कोई ऐसा काम करना जिससे सच में पसीना छूट जाए। उस बुक क्लब के एक सदस्य ने ना एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका बताया था। क्या तरीका था वो? उसने चीजें जो मुझे डराती हैं नाम से एक लिस्ट बनाई और रोज उस लिस्ट में से एक काम किया।
शुरू में ये बहुत डरावना था, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग कॉल्स्ड होने लगा। और यहाँ न्यूरोसाइंस का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। लोग सोचते हैं कि डोपामाइन सिर्फ खुशी, सोशल मीडिया पर लाइक मिलने या मीठा खाने पर रिलीज होता है। हाँ, आम धारणा तो यही है कि डोपामाइन मतलब फील गुड। लेकिन विज्ञान बताता है कि जब कोई इंसान किसी दर्द या बेहद मुश्किल स्थिति का सामना करके बाहर निकलता है, तब भी उसका मस्तिष्क भारी मात्रा में डोपामाइन रिलीज करता है। अरे वाह, दर्द से भी डोपामाइन? बिल्कुल, ये दर्द से मिलने वाला डोपामाइन है जो लंबे समय तक टिकता है और इंसान को और अधिक मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। ये तो हुई कॉल्स्ड माइंड की बात। अब ये कुकी जार क्या है? इसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई मानसिक इमरजेंसी फंड है। आप इसे इमरजेंसी फंड ही समझ लीजिए। मान लीजिए कोई इंसान अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहा है। 70 मील दौड़ने के बाद उसके पैरों के नाखून उखड़ने लगे हैं, उसकी किडनियां जवाब दे रही हैं और दिमाग चीख चीख कर कह रहा है कि बस अब रुक जाओ यार, हम मर जाएंगे। उस समय हालत बहुत खराब होती है। हाँ, तो उस समय जब दिमाग पूरी तरह से दिवालिया महसूस करता है, तब इंसान अपने इस कुकी जार में हाथ डालता है। सटीक कहा आपने। इस कुकी जार में कोई चॉकलेट चिप कुकीज नहीं है। इसमें इंसान के अपने पुराने संघर्षों, पुरानी जीतों और पार की गई कठिनाइयों के सबूत रखे होते हैं। मतलब कोई हवा-हवाई बातें नहीं, सॉलिड प्रूफ। हाँ, ये कोई अंधा सकारात्मक विचार नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा। ये इस बात का ठोस प्रमाणित सबूत है कि वो इंसान पहले भी बहुत बुरे हालात का सामना कर चुका है और बचा है। तो जब दिमाग हार मानने के बहाने देता है, तो ये कुकीज उस आंतरिक कमजोर आवाज को चुप करा देती हैं। इंसान खुद को याद दिलाता है कि अगर मैं उस पुरानी भयानक स्थिति तो मैं ये भी कर सकता हूँ। यार ये सब सुन के ऐसा लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया अपने ही दिमाग के साथ शतरंज खेलने जैसी है। बिल्कुल, माइंड गेम्स हैं ये। लेकिन जब इंसान अपनी इस आंतरिक आवाज को शांत कर लेता है, तो बाहरी दुनिया की शंकाओं और भविष्य की चुनौतियों का क्या? इसके लिए गॉगिन्स कुछ एडवांस रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन और टेकिंग सोल्स। हाँ, विजुअलाइजेशन का उनका तरीका आम दुनिया से बहुत अलग है। सेविंग डिनर के एक डॉक्यूमेंट के अनुसार गॉगिन्स इसे अलग तरह से करते हैं। आमतौर पर जब विजुअलाइजेशन की बात आती है, तो लोग क्या करते हैं? वे आंखें बंद करके कल्पना करते हैं कि वे रेस जीत गए हैं, उनके गले में मेडल है, लोग तालियां बजा रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन गॉगिन्स अंतिम परिणाम से ज्यादा पूरी प्रक्रिया की कल्पना करते हैं। वे कल्पना करते हैं कि जब मौसम खराब होगा, जब बारिश हो रही होगी, जब उनके पैर जवाब दे देंगे और जब वो पूरी तरह से टूटने के कगार पर होंगे, तब वो क्या करेंगे। मतलब वे उन मुश्किलों को पार करने की रणनीति को पहले से ही अपने दिमाग में जी लेते हैं। हाँ, और वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी को सक्रिय करता है। दिमाग को लगता है कि वो सच में उस दर्द से गुजर रहा है। तो इसलिए जब वास्तविक समय में वो दर्द सामने आता है, तो दिमाग पैनिक नहीं करता ना। एग्जैक्टली। उसे लगता है कि वो इस स्थिति को पहले भी संभाल चुका है। और दूसरी रणनीति है टेकिंग सोल्स, जो बाहरी विरोधियों के लिए है। समाज में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो शंका करते हैं, मजाक उड़ाते हैं या नीचा दिखाते हैं। हर जगह होते हैं ऐसे लोग। हाँ, तो गॉगिन्स का मानना है कि ऐसे लोगों से शब्दों में बहस करना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। इसके बजाय मौन रहकर इतनी असीम मेहनत करो और ऐसे असंभव परिणाम लाओ कि सामने वाले का अहंकार अपने आप टूट जाए, उनकी आत्मा छीन लो। इस मानसिकता को कॉग्निटिव सिमेंटिक्स के एक रिसर्च में बहुत ही दिलचस्प ढंग से समझाया गया है। इस एकेडमिक पेपर में एक टर्म इस्तेमाल किया गया है, कॉन्सेप्चुअल ब्लेंडिंग। कॉन्सेप्चुअल ब्लेंडिंग ये क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां दिमाग दो बिल्कुल अलग-अलग अवधारणाओं को मिलाकर एक नई समझ पैदा करता है। गॉगिन्स ने अपने बचपन के भयानक आघात और दुर्व्यवहार को एक त्रासदी के रूप में देखने के बजाय उसे एक ट्रेनिंग ग्राउंड या प्रशिक्षण मैदान के रूप में रीफ्रेम कर लिया है। वाह, मतलब नजरिया ही बदल दिया। हाँ, उन्होंने अपनी भाषा और सोच को बदल दिया है, जहां जीवन एक युद्ध है और हर दर्द एक नया हथियार है। लेकिन इन सब बातों के बीच ना मुझे एक बहुत ही गहरी चिंता सामने आती दिख रही है। क्या चिंता? मतलब क्या इस तरह लगातार दुश्मनों, चुनौतियों और दर्द की कल्पना करना, हमेशा खुद को एक युद्ध में मानना, इंसान को हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में नहीं रखता? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। हाँ, क्योंकि अगर कोई इंसान हर वक्त खुद को आग में झोंके रखता है, तो जीवन में शांति कहाँ है? क्या ऐसे जीना एक स्वस्थ जीवन माना जा सकता है? मैंने सुना है कि गॉगिन्स का एक बुलडॉग कुत्ता है जिसका नाम चार्ली है, जो हर वक्त आराम करता है।
तो क्या गॉगिन्स के जीवन में आराम की कोई जगह नहीं है? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है यार, और ह्यूबरमैन के पॉडकास्ट में गॉगिन्स ने इसका बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिया है। क्या कहा उन्होंने? गॉगिन्स खुद मानते हैं कि उनकी ये जीवन शैली डरावनी, बदसूरत और बहुत ही एकाकी है। ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं है जहां अंत में सब कुछ खुशनुमा हो जाता है। मतलब कोई हैप्पी एंडिंग वाला भ्रम नहीं है? नहीं। और जहां तक शांति और आराम की बात है, गॉगिन्स कहते हैं कि उनका कुत्ता चार्ली उनके हिस्से का सारा आराम कर लेता है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन गॉगिन्स ने अपनी शांति उस भयंकर संघर्ष के बीच ही खोज ली है। तो उनकी शांति का मतलब सोफे पर लेटना नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब वे 70 घंटे से बिना सोए दौड़ रहे होते हैं, उनका पूरा शरीर टूट रहा होता है और दुनिया का शोर पीछे छूट जाता है, उस दर्द के बिल्कुल बीचों बीच उन्हें वो सन्नाटा और स्पष्टता मिलती है जो आम लोगों को शायद सालों ध्यान लगाने से भी न मिले। उनकी शांति उस तूफान की आंख में मौजूद है। यार, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो अगर हम इस पूरी डीप डाइव को समेटें तो ये बात साफ हो जाती है कि गॉगिन्स का रास्ता आराम ढूंढने वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। ये जीवन भर घर्षण और असुविधा को अपनाने की बात है। और सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इच्छा शक्ति या विल पावर कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल जाए तो हमेशा आपके पास रहे। ये एक पेरिशेबल स्किल है। हाँ, ये उस ताजे फल की तरह है जो अगर सही माहौल में ना रखा जाए या जिसका इस्तेमाल ना हो तो वो सड़ जाता है और नष्ट हो जाता है। इच्छा शक्ति को रोज कमाना पड़ता है। और शायद इसीलिए डेविड गॉगिन्स आज भी 49 साल की उम्र में, जब उनके पास करोड़ों डॉलर हैं और वो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, तब भी वो एक गर्मियों में स्मोक जंपर का काम करते हैं। स्मोक जंपर का काम बहुत खतरनाक होता है ना? बहुत ज्यादा। जिन्हें नहीं पता, स्मोक जंपर वे लोग होते हैं जो जंगलों की भयंकर आग बुझाने के लिए सीधे हेलीकॉप्टर से आग के बीच में पैराशूट से कूदते हैं। वे धुआं और राख अपने फेफड़ों में भरते हैं। वे लाखों डॉलर का नुकसान सहकर ये काम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनकी सफलता उनके लिए आराम का कारण ना बन जाए। वे वापस जमीन से जुड़ना चाहते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने आराम चुन लिया तो उनके दिमाग का वो AMC हिस्सा, वो इच्छा शक्ति का केंद्र फिर से सिकुड़ने लगेगा। वे अपनी ही सफलता को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इस उसमें हमारे सोचने के तरीके को गहराई से चुनौती देता है। हमने बात की थी कि इच्छा शक्ति एक अदृश्य मांसपेशी की तरह है, एक ऐसी ताकत जिसे मापा नहीं जा सकता। लेकिन अब हम जानते हैं कि विज्ञान ने इसे AMCC के रूप में ढूंढ लिया है। बिल्कुल। और हम ये भी जान चुके हैं कि ये हिस्सा केवल और केवल तभी बढ़ता है जब हम असुविधा का सामना करते हैं और उन चीजों को करते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे जीवन में उतारा जाए। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि आराम और आरामदायक आदतें हमारे दिमाग को लिटरली कमजोर कर रही हैं। सही बात है। तो इस गहन चर्चा के अंत में ये बात हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि आज के समय में एक आम इंसान की ऐसी कौन सी आरामदायक आदतें हैं, चाहे वो रोज सुबह अलार्म को स्नूज करना हो, मुश्किल बातचीत से भागना हो या बिना सोचे समझे घंटों फोन स्क्रॉल करना हो, जो धीरे धीरे बिना कोई शोर किए उसके दिमाग को छोटा और कमजोर बना रही हैं। उस कंफर्ट जोन की असल कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान को अपने खुद के अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़े होकर खोजना होगा।